हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों? क्या हालचाल आप सभी के? स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। भाइयों, आज डीसी मशीन्स का पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियोस इलेक्ट्रिकल मशीन्स की सीरीज में अपलोड हो गई हैं। उससे पहले एक और सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करवा दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सभी वीडियोस हमें कहाँ से मिलेंगी, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको ये सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज डीसी मशीन्स का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम बाकी बचे हुए डीसी मशीन्स के क्वेश्चंस और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस है उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है दोस्तों ऋषभ अग्रवाल। आई एम करेंटली वर्किंग इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एज अ जूनियर इंजीनियर एंड आल्सो आई हैव बीन सिलेक्टेड इन all of these exams with all India rank 6 in केंद्रीय विद्यालय and I have been selected in MP PGCL JEE and MP सब इंजीनियर, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने आपने भी दिया होगा, है ना। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years। देखिए दोस्तों, ये जो भी क्लासेस हम कर रहे हैं, इन क्लासेस का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ऋषभ अग्रवाल डब्ल्यू टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना होगा, क्योंकि पीडीएफ्स के थ्रू आप फटाफट जाके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा था। दोबारा से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो थोड़े और अच्छे लेवल के हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करिएगा। देखिए, द जनरेटेड वोल्टेज ऑफ ए लैप वाउंड जनरेटर इज 200 वोल्ट। ठीक है, एक लैप वाउंड जनरेटर है, 200 वोल्ट जनरेट किया। इफ द नंबर ऑफ पोल्स आर डबल, नंबर ऑफ पोल्स को क्या कर दे रहा है, वो डबल कर दे रहा है लैप वाउंड जनरेटर का, तो जनरेटेड वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जनरेटेड वोल्टेज का, पी पाई एन जेड डिवाइड बाय 60 ए। पी पोल 5 फ्लक्स, एन स्पीड, जेड कंडक्टर, ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो हम देख रहे हैं यहां से कि जो जनरेटेड ईएमएफ है वो पैरेलल पाथ, पोल्स अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के प्रोपोर्शनल है, पी अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इफ, मतलब लैप वाउंड हमारे पास है, क्या है, लैप वाउंड, अगर पी हमारा डबल हो गया तो बताइए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी क्या हो जाएंगे, डबल ही हो जाएंगे ना, क्योंकि लैप वाउंड में दोनों सेम होते हैं। सो बेसिकली ई क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। सो दिस इज अवर आंसर, मतलब 200 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, चलिए, अब इस सिंपल से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है इन दी आर्मेचर। बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, डीसी शंट जनरेटर है, डिलीवर कर रहा है इतना पावर इतने वोल्टेज पे, तो लोड की करंट आ जाएगी आपके पास 20 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 200। तो कितनी आ गई भाई, 100 एम्पियर करंट आ गई, है ना। 1000 अपॉन 200, 5 इंटू 20, 100 एम्पियर करंट आ गई आपके पास लोड की। आर्मेचर और शंट का रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो हम शंट की करंट निकाल लेंगे। कितना होता है जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है अपॉन आर शंट, तो ये कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 100, 2 एम्पियर आ गया। तो बेसिकली आर्मेचर करंट क्या होता है जनरेटर में, इन दोनों का सम, 102 एम्पियर। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जनरेटेड ईएमएफ विल बी टर्मिनल वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस ड्रॉप, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। अब देखिए, ब्रश का ड्रॉप नेगलेक्ट करना है तो लेना नहीं है, तो 200 प्लस 102 इंटू 0.5, मतलब 51, तो 251 वोल्ट आ गया। बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। चलो भाई, इसका आंसर बताओ। एक 6 पोल की डीसी मशीन है विद वेव वाउंड, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड इज, तो देखो, जितने भी पैरेलल पाथ बनते हैं ना, हर एक पाथ से करंट निकलेगी बाहर, तो उतने ही ब्रश हमें चाहिए जो कि बाहर लोड में करंट को डिलीवर कर सके। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो नंबर ऑफ ब्रशेस है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होता है। जितने पैरेलल पाथ बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ ब्रशेस होंगी। जैसे कि यहाँ पे 6 पोल है लेकिन वेव बाउंड है, वेव में आप सब जानते हो ए की वैल्यू 2 होती है, तो नंबर ऑफ ब्रश भी कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन लैब के लिए होता तो लैब में ए बराबर पी बराबर 6 हो जाता, तो ब्रश की वैल्यू कितनी हो जाती, 6 आ जाती। समझ गए? इस क्वेश्चन को देखो,
एक डीसी मशीन के अंदर अगर स्पीड को, कंडक्टर को, नंबर ऑफ कंडक्टर्स को, फ्लक्स को सेम रख दे तो कौन सा सही है? आर्मेचर ईएमएफ ज्यादा है वेव वाइंडिंग में देन विद लैप, या आर्मेचर ईएमएफ वेव में कम है देन विद लैप? आर्मेचर ईएमएफ डिपेंड्स ऑन वेदर द मशीन इज रनिंग एज मोटर और अ जनरेटर, या फिर आर्मेचर ईएमएफ इज द सेम एज लॉन्ग एज द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप रिमेन्स द सेम। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहले दो ऑप्शंस है वही कंट्राडिक्टरी है, एक प्लस है एक माइनस है। कहने का मतलब एक कुछ बात कर रहा है, एक जस्ट उसकी उल्टी बात कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीजें तो साथ में सही नहीं हो सकती। तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा। नीचे के ऑप्शंस हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ही बता दो, जो लैप वाइंडिंग है उसमें पैरेलल पाथ ज्यादा होते हैं, मतलब करंट ज्यादा होती है, तो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। और जो वेव बाइंडिंग है उसको किस लिए यूज करते हैं भाई? वेव बाइंडिंग को यूज करते हैं हाई वोल्टेज लो करंट के लिए। हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, एक मिनट रुकिएगा। तो आर्मेचर ईएमएफ किसमें ज्यादा है? वेव में वोल्टेज ज्यादा है, तो आर्मेचर ईएमएफ इज लेस विद वेव। जी नहीं, आर्मेचर ईएमएफ इज मोर विद वेव देन विद लैप। आंसर हो जाएगा ए। सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब इसे बताओ, नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स। ये बहुत ही प्यारा और मस्त क्वेश्चन है, देखो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसे। नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स मतलब कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है। 4 पोल 2 लेयर डीसी लैप वाइंडिंग विद 24 स्लॉट्स एंड 1 कंडक्टर पर लेयर इज। तो देखो, ये कम्यूटेटर का पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ये चौथा, पांचवा, छठवा, यही बोलते हैं कम्यूटेटर के बार्स। अब आप देख पा रहे हो कि एक बार से कितने कॉइल के पॉइंट जुड़े हैं? 2 पॉइंट जुड़े हैं, है ना। मतलब आप अगर टोटल निकालोगे, जैसे एक कॉइल ये रही, दूसरी कॉइल ये रही, फिर तीसरी कॉइल यहां बनेगी, चौथी कॉइल यहाँ, पांचवी कॉइल यहाँ, छठवीं कॉइल यहाँ, मतलब कितनी कॉइल बन जाएंगी? इसमें 6 कॉइल बन जाएंगी। और बार्स भी कितने थे? 6 थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स हमेशा किसके बराबर होता है मेरे दोस्त? नंबर ऑफ कॉइल्स के बराबर होता है। समझ गए? जितनी भी आर्मेचर कॉइल्स बनेंगी उतने ही कम्यूटेटर बार्स होंगे। लेकिन सर हमें तो यहाँ पे कोई कॉइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब वो चेक करने के लिए कि कितनी कॉइल एक्चुअली में है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग का। देखो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। देखिए, सिंगल लेयर वाइंडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्लॉट्स हैं, ठीक है। हर मैं यहां भी बना लेता हूं। देखो, सिंगल लेयर का मतलब क्या होता है भाई? सिंगल लेयर का मतलब है एक स्लॉट में एक कंडक्टर। डबल लेयर का मतलब 2 कंडक्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और वो बना लेता हूँ, एक और स्लॉट बना लेता हूँ, इससे थोड़ा इवन नंबर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे ऐसे हो गए 8 हो गए। तो आप मुझे बताओ, हर कॉइल में 2 साइड होती है, यहाँ पे 4 साइड रखी हुई है। ये कितनी कॉइल बता रही है? ये कितनी कॉइल है? ये सिर्फ 2 कॉइल्स है ना। एक कॉइल जो बनती है, एक कॉइल जो बनती है उसमें 2 साइड होती है, एक पहली साइड, ये दूसरी साइड, ठीक है। तो जैसे 4 साइड रखी हुई है, एक साइड ये रखिए, एक साइड ये रखिए, एक साइड ये रखिए, एक साइड ये रखिए, तो दिख तो हमें स्लॉट में 4 साइड रही है, लेकिन एक्चुअली में कॉइल कितनी है? सिर्फ 2। इस तरीके से यहाँ पे कितनी कॉइल है? यहाँ पे हमें साइड दिख रही है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 कॉइल है। सो बेसिकली नंबर ऑफ कॉइल्स किसके बराबर हो गया? स्लॉट्स अपॉन 2 के। किसमें? सिंगल लेयर में। और डबल लेयर में क्या आ गया? नंबर ऑफ कॉइल्स बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स हो गया। हाँ या ना? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बस काम ही खत्म। तो डबल लेयर बाइंडिंग पूछा था, डबल लेयर बाइंडिंग दिया है। डबल लेयर बाइंडिंग मतलब नंबर ऑफ कॉइल स्लॉट्स के बराबर।
तो हमारे नंबर ऑफ कम्यूटेटर बार्स भी कितने हो गए? 24 ही हो गए। Number of commutator bars will be number of coils and that is equal to number of slots. So answer will be 24 my friend. Understood? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये कम्यूटेटर के बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। रोटेटिंग पार्ट है ना, मेंटेन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये सब हार्ड और कॉपर का बना होता है, माइका इंसुलेशन है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स। आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे टीचर बहुत बड़े बड़े मेथड से कराते हैं। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा, बहुत प्यार से आपका आ जाएगा। देखिए क्या होता है, कैपिटल आर मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर इनटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का स्क्वायर। क्या बोला मैंने? आर्मेचर रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर, देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए 6 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन इतना है। अगर आर्मेचर को रिवाउंड कर दे वेव में तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये बेसिकली आर्मेचर रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है उसके रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लैप से वेव हो रहा है तो पैरेलल पाथ चेंज हो रहा है। आर्मेचर रेजिस्टेंस पहला दिया है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस लैप का डिवाइड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ फॉर वेव equals to parallel path for wave divided by parallel path for lap का होल स्क्वायर। तो लैप का कितना है 0.05 डिवाइड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ वेव, पैरेलल पाथ फॉर वेव हो जाएगा 2 और पैरेलल पाथ फॉर लैप कितना है 6 पोल का 6 का होल स्क्वायर। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस फॉर वेव वाइंड कितना आ गया मेरे दोस्त? 9.45। ये 0.45 हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में कटेगा, 9 इंटू दिस 0.45 ओम आंसर आ गया। इतना सिंपल होता है ये क्वेश्चन। देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही प्यार से समझेंगे अगर तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, पढ़ना है क्वेश्चन को, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करनी है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अ क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड डीसी जनरेटर, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, मतलब नेट फ्लक्स क्या हो गया? शंट फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स इज सप्लाइंग 20 एम्पीयर एट 200 वोल्ट। तो जनरेटर लोड को इतना दे रहा है। नाउ इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दें, मतलब उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दे, उसके अक्रॉस एक लो रेजिस्टेंस का पाथ दे दे, तो सीरीज वाइंडिंग में से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो नेट फ्लक्स फिर क्या बचेगा? सिर्फ फाई एस एच बचेगा, मतलब देयरफॉर फाई नेट डिक्रीजेस, फ्लक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा? अगर फ्लक्स ही डिक्रीज हो गया तो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका वोल्टेज भी कम पैदा होगा, तो विल बिकम लेस देन 200 वोल्ट। सिंपल। कम फ्लक्स डेवलप होगा, कम ईएमएफ जनरेट होगा, वोल्टेज भी घट जाएगा, तो विल बिकम लेस देन 200 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कराया था, मतलब कल के दिन भी करवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है। मैंने इसका आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, टॉर्क पावर अपॉन स्पीड होता है, दैट इज EB IA डिवाइड बाय 2πn/60। इसको हम सॉल्व करके कुछ ऐसे भी लिखते हैं 9.55 EB IA अपॉन n। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं इस वाले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 9.55 इंटू बैक ईएमएफ आपको कितना दे रखा है? 200 इंटू करंट है 15 डिवाइड बाय 1200। ये 6 बार में चला गया, 6 से 3 2 और 3 से 5 बार में, तो 50 10 इंटू 5 50 अपन, तो 25 से थोड़ा कम 23.8 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। देखा 9.55 होने का कितना फायदा है। अगर 2 पाई नीचे लिखा रहता तो सॉल्व ही करते रहते, आप कर ही नहीं पाते, उसको बहुत टाइम लगा लेते। ये क्वेश्चन बताइए, अगर लास्ट लेक्चर देखा है आपने डीसी मशीन का तो आप फिर इस क्वेश्चन को अभी बता दोगे फटाफट। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है? जनरेटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे आपको, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो नो लोड होता है ई नॉट और IF, नो लोड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच। इंटरनल किसके बीच होता है?
ईजी वर्सेस आईए के बीच में होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और जिसमें ईजी क्या होता है, ईएमएफ आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। जो नो लोड ईएमएफ है उसमें से अगर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को घटा दे तब जो ईएमएफ बचता है वो होता है ईजी। ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्त। और एक और कैरेक्टरिस्टिक कौन सा था, एक्सटर्नल। वो किसके बीच में होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो वीटी और आईएल के बीच में होगा। वीटी मतलब टर्मिनल वोल्टेज और आईएल मतलब हमारा लोड करंट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फील्ड करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड नो लोड, जी नहीं। वोल्टेज जनरेटेड ऑन लोड, जी नहीं। आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। देखिए क्या मस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि नहीं। इतनी क्लैरिटी नहीं होती है मैक्सिमम बच्चों को। चलिए आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, आप लोग देख सकते हो। ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ग्राफ है, ये वाला। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नो लोड वाले में से, और ये ओमिक ड्रॉप को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाला। ठीक है, देखिए दिया भी हुआ है, ये एक्सटर्नल है और ये वाला इंटरनल है। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर प्रोवाइड्स। एक डीसी जनरेटर के अंदर जो हमारा कम्यूटेटर है वो क्या प्रोवाइड करता है। तो देखो, जो आर्मेचर कंडक्टर है उसमें कैसा ईएमएफ पैदा होता है, ऐसा कुछ है ना, ईएमएफ इन कंडक्टर ऑफ आर्मेचर। अगर हमने इसे कम्यूटेटर को दे दिया तो कम्यूटेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किस टाइप का होगा, जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब कुछ ऐसा बना देगा। तो आप भी बता दो ये किसकी वेवफॉर्म है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म है। तो कैसा रेक्टिफिकेशन देता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन देता है। अब इसमें बोल रहा है सर फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, ये क्या चीज है भाई। कंट्रोल्ड करने का मतलब है आप वोल्टेज को अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हो। क्या आप वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, जी नहीं। ये तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है, फायरिंग एंगल को हम चेंज करके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड वोल्टेज नहीं मिलता, यहाँ पे हमें सिर्फ वोल्टेज डीसी वोल्टेज मिलता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है सिंपल। इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में ईएमएफ निकाल देते हैं, जनरेटेड वोल्टेज ही निकाल देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं यहाँ पे वोल्ट्स 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 दिया है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो तो क्या है बताओ। एक ही तो वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर रेजिस्टेंस वाला। मतलब आईए आरए पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ, बस और कुछ नहीं करना। तो बेसिकली आई ए चाहिए हमें, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो दे रखा है। आर्मेचर करंट आने के लिए लोड करंट कितना है, 450। शंट करंट निकाल लो, 230 अपॉन आर शंट मतलब 50। ठीक है, तो आ जाएगा 0 से 0 गया 23, 4.6 एम्पियर आ जाएगा ये। तो आर्मेचर करंट कितना आ गया, 454.6। तो 454.6 इंटू 0.03, ये आ गया। तो आपको 3% निकालना है बेसिकली इसका, 45 समझ लो इसको, 45 ना, 45, इसका 4.5 13.5 के आसपास आ जाएगा आई थिंक, है ना। 13.5 वोल्ट या 13.6 वोल्ट, देखिए अब ऑप्शन देखिए, 13.5 और 13.6। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 18, 3 8, 3 4 12, 1 13 के 3 और 1 3 5 15, और 3 4 12 13, 1 3 15 16 की 6 और 1 3 4 12 13, तो 13.63 आ रहा है दोस्तों। आंसर इज सी, से 13.6। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है, सी आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ा, देखिए ऑप्शन उसने कितना पास पास दे दिया है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। A 4-point starter is used to start and control the speed of a, बताओ यार, 4 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए यूज होता है। देखो यार, जो 3 पॉइंट है एंड 4 पॉइंट है, ये दोनों की दोनों शंट एंड कंपाउंड मशीन के लिए यूज होता है। स्टार्टर मोटर में ही लगता है, तो ऑब्वियसली बात है जनरेटर में तो लगेगा नहीं, तो शंट एंड कंपाउंड मोटर की बात कर रहा हूं। और फिर
जो 2 पॉइंट है वो किसके लिए लगता है, वो सीरीज मोटर के लिए लगता है। क्लियर है। अब बात आती है कि हम इन मशीन्स के साथ कौन कौन सी स्पीड कंट्रोल मेथड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें हर एक मशीन की स्पीड कंट्रोल तो करनी ही है। अब 3 पॉइंट स्टार्टर में एक्चुअली में दिक्कत क्या थी, अगर आपको याद हो तो, कि जो फील्ड वीकनिंग मेथड होता है, फ्लक्स वीकनिंग मेथड होता है स्पीड कंट्रोल करने का, वो 3 पॉइंट में नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो फील्ड वाइंडिंग और नो वोल्ट कॉइल सीरीज में होती है। ठीक है, लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर में उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि आप देखो ना यहाँ पे, देखो, हाँ ये डायग्राम है, तो देखो ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, लोड, लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर, लाइन, फील्ड एंड आर्मेचर, ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें देखिए ये वाली जो कॉइल है ना, इसका ये जो है, ये हिस्सा फील्ड के साथ सीरीज में है। अब होता क्या है कि फील्ड वाइंडिंग की करंट आपने घटाई, आपने करना क्या है, फ्लक्स वीकनिंग करना है, तो करंट घटाओगे, तो इसमें करंट घटाओगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो लूज हो जाती है, और उसकी वजह से ये जो स्टार्टर हैंडल है ऑफ पोजीशन में चला जाता है। वैसे इसको पकड़ के रखती है ये कॉइल, ये नो वोल्ट कॉइल, लेकिन फ्लक्स लूज होने से ये वाला भी हैंडल छूट जाता है, तो मशीन बंद हो जाती है। लेकिन 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या किया है, 4 पॉइंट स्टार्टर में देखिए, ये जो चीज है इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और फील्ड वाइंडिंग को अलग से ले लिया है। तो जब फील्ड वाइंडिंग में हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो इस वाली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 4 पॉइंट स्टार्टर में स्टार्ट और कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर विद फील्ड वीकनिंग। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था, इसके एप्लीकेशन अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप फटाफट आंसर बता दोगे। इंटरमिटेंट लोडिंग के लिए कौन सी मशीन को यूज करते हैं, जिसमें पहले लोड लगाते हैं फिर हटाते हैं, फिर भारी लोड लगाते हैं फिर हटाते हैं। यस, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। सीरीज मोटर को ट्रेन्स में, क्रेन्स में, हॉइस्ट में। शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड वाले में, और क्यों डिफरेंशियल कंपाउंड को हम प्रैक्टिकली कहीं भी यूज नहीं करते मोटर को। ये बताइए ये क्या चीज है, PB/V रेशियो ऑफ डीसी मोटर इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो देखो ये एक बहुत ही फेमस क्या कहते हैं वो भी है क्वेश्चन, हमने लास्ट लेक्चर में भी तो किया था। बैक ईएमएफ बराबर सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। ये किस केस में होता है, मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफर करनी है तब। तो यहाँ पे ये जो EB/V रेशियो है, ये बेसिकली क्या है, ये एफिशिएंसी होता है, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी डीसी मशीन की, EB/VT। तो अगर आपको कभी अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकालनी है और आपको EB और VT दोनों दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो इन दोनों का रेशियो लेके, लगभग लगभग एफिशिएंसी आ जाएगी, एक्चुअल एफिशिएंसी से थोड़ा सा डेविएट होके। देखिए ये क्वेश्चन भी पढ़िए। एक डीसी सीरीज मोटर है हमारे पास भाई, ठीक है, इज रनिंग विद ए डाइवर्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट्स फील्ड वाइंडिंग। मतलब क्या है, देखो ये रहा फिगर, देखो ये सीरीज मोटर है ना, ये सीरीज मोटर है, इसमें एक डाइवर्टर लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस। सप्लाई से यहां से करंट आई, ये सीरीज करंट इसमें चली गई, डाइवर्टर में करंट चली गई। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये डाइवर्टर नहीं होता, विदाउट ए डाइवर्टर, कितनी करंट जाती, ISC जाती, है ना, सीरीज वाइंडिंग में करंट कितनी जाती, ISC। लेकिन विद डाइवर्टर, लेस करंट इन सीरीज वाइंडिंग। कम करंट जा रही है कि नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट तो ऊपर भी चली गई, कुछ ना कुछ करंट तो ऊपर भी चली गई, तो वाइंडिंग में कम करंट जा रही है, तो ISC डिक्रीज हुआ, मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई एसी होता है, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फील्ड डाइवर्टर मेथड से हमारी स्पीड क्या होगी, देन द स्पीड ऑफ द मोटर विल इंक्रीज। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो यार ये ये जो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंटरपोल का काम क्या है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम क्या है, तो आज की क्लास में हम उसे भी कवर करेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन ए डीसी मशीन इज टू। तो देखो इंटरपोल होता क्या है, आपको पता ही होगा, ये मेन पोल्स कहलाते हैं, ये दोनों आपके मेन पोल्स है ना।
और ये वाला जो है, और ये वाला जो है, ये दोनों इंटरपोल्स हैं आपके बीच में, दोनों मेन पोल्स के। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, इंटरपोल का काम क्या है, देखिए आर्मेचर का फ्लक्स है नीचे, आर्मेचर का फ्लक्स है नीचे और इंटरपोल वाइंडिंग का फ्लक्स है बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, और ये वाली कौन सी एक्सिस है बताओ, ये क्यू एक्सिस कहलाती है मेरे दोस्त, है ना, या इंटरपोलर एक्सिस, इसके इसका नाम इंटरपोल के हिसाब से इंटरपोलर एक्सिस भी दे देते हैं। ठीक है ना, और ये एक्सिस कौन सी है, ये डी एक्सिस है मेरे दोस्त, या इसको हम पोलर एक्सिस भी नाम दे सकते हैं मेन पोल्स की वजह से। तो बेसिकली जो इंटरपोल्स है वो आर्मेचर रिएक्शन को हटा रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन किस रीजन में, सिर्फ और सिर्फ इंटरपोलर रीजन में या क्यू एक्सेस वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पे ब्रशेस भी होते हैं, है ना, इंटरपोलर रीजन पे ये ब्रशेस भी लगे हुए हैं। तो बेसिकली ब्रशेस के अंदर क्या होता है, स्पार्किंग आती है ना, तो वो जो कम्यूटेशन प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि रिवर्सल ऑफ करंट होता है, तो ब्रशेस में स्पार्किंग आती है, तो उस स्पार्किंग को खत्म करते हैं इंटरपोल्स। ठीक है ना, इसके कुछ कुछ काम है, जैसे क्या क्या, रिड्यूसेस स्पार्किंग, इंटरपोल्स के क्या क्या काम है, इंटरपोल्स फीचर, पहला रिड्यूसेस स्पार्किंग, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है न्यूट्रलाइज रिएक्टेंस वोल्टेज, इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज आ जाता है, उसे रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। आई होप आपने डीसी मशीन में ये सब पढ़ा हो। दूसरा क्या करता है ये, इंप्रूव्स कम्यूटेशन, अगर स्पार्किंग कम हो रही है, अच्छे से करंट रिवर्स हो जा रही है, इसका मतलब ही क्या है, कम्यूटेशन इंप्रूव हो रहा है, और न्यूट्रलाइजेस आर्मेचर रिएक्शन अंडर अंडर इंटरपोलर एक्सेस, इंटरपोलर रीजन ऐसा कह सकते हैं, केवल इसी रीजन में न्यूट्रलाइज करता है, समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंप्रूव्स कम्यूटेशन, आंसर हो जाएगा इंटरपोल्स का कि ये कम्यूटेशन को इंप्रूव करता है। और आगे देखते हैं, देखो ये क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन दी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कहां पर लगाते हैं, तो ये तो आपने देखा होगा, देखो ये लगी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, है ना, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, ये क्या है, पोल का शू, पोल शू है ना ये वाला, तो पोल के शू के फेसेस पर लगी होती है, पोल शू में लगी होती है जनरली कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और देखो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस है, तो यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब आर्मेचर करंट का, आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसके जस्ट अपोजिट तरीके से इसको बाउंड करते हैं, कि जैसे इसमें करंट अंदर जाए इस साइड, तो यहाँ पे करंट बाहर है, इस तरीके से बाउंड करना है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इसको लगाते हैं पोल शू में, और ये किससे रहती है, इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में रहती है, ये ध्यान रखेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ओके, फिर ये देखिए, वाह क्या क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है, हमने अभी अभी ये दोनों चीजें पढ़ ली है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया इंटरपोल किस लिए यूज करते हैं, कम्यूटेशन को इंप्रूव करने, तो देखो यहाँ पे पढ़ो, इंटरपोल वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रेसिडुअल फ्लक्स, गलत, इंटरपोल वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कम्यूटेशन, सही, इंटरपोल वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, जी नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कम्यूटेशन, और कंपनसेटिंग कम्यूटेशन इंप्रूव करता है, जी नहीं, कंपनसेटिंग का कम्यूटेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। और कंपनसेटिंग इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कम्यूटेशन, इंटरपोल इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रेसिडुअल फ्लक्स, ये भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, आंसर क्या हो गया बी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन जनरल क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है आर्मेचर रिएक्शन। तो सर ये कौन से रीजन में न्यूट्रलाइज करता है, तो ये पोलर रीजन में न्यूट्रलाइज करता है ना, जो मेन पोल वाला रीजन है उधर। और जो इंटरपोल वाइंडिंग है वो क्या करता है, इंप्रूव्स कम्यूटेशन, इंप्रूव्स कम्यूटेशन। अगर इतनी चीजें आपको क्लैरिटी है
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉजिक वाला क्वेश्चन आपसे कभी गलत हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज होती है एक स्टूडेंट के लिए डीसी मशीन के अंदर, ये जो मैं आपको अभी बताया हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये तो अभी अभी बता दिया। कंपल्सरी वाइंडिंग कैंसल्स आर्मेचर रिएक्शन अंडर क्यू एक्सिस रीजन में, जी नहीं। इंटरपोलर रीजन में, क्यू एक्सिस को ही तो इंटरपोलर कहते हैं, नहीं। डी एक्सिस रीजन और पोल आर्क। अब ये मामला फंस गया। डी एक्सिस रीजन में या पोल आर्क के अंडर आर्मेचर रिएक्शन किसके अंडर कैंसिल करता है? देखो, डी एक्सिस तो है ही है, लेकिन और स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं, देखो कंपल्सरी वाइंडिंग इतने रीजन में फैली हुई है ना, तो याद करो मैंने आपको पोल पिच बताया था, उसमें पोल आर्क भी बताया था लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं हो याद तो जाके देखना उसको। तो ये जो पोल, ये जो मैंने बनाया है, इसी को पोल आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल आर्क। तो इसी रीजन में कंपल्सरी वाइंडिंग क्या करता है? कैंसिल करता है आर्मेचर रिएक्शन को पोल आर्क वाले रीजन में। ठीक है, अगर पोल आर्क ऑप्शन में ना हो, कभी केवल डी एक्सेस दिया हो, तो आप डी एक्सेस भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसका आंसर। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द कंपल्सरी वाइंडिंग क्या होते हैं? मतलब ये जो आपको वाइंडिंग दिख रही है, इसमें जो कंडक्टर्स हैं वो आर्मेचर कंडक्टर्स से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? आप देखिए इस डायग्राम को, मैं तो ये भ्रमित हो रही है, आपको ये दिखा देगा कि 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आप कंपल्सरी वाइंडिंग की ये भी गिन लोगे। ऐसे नहीं गिनना होता है भाई। देखो, कम जो आर्मेचर है वो पूरे 360 डिग्री में फैली हुई है, हाँ या ना बोलो। तो हर एक पूरे पूरे 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके कंडक्टर्स। लेकिन कंपल्सरी वाइंडिंग तो केवल इतने रीजन में है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ऑब्वियस सी बात है कंपल्सरी वाइंडिंग के कंडक्टर्स आर्मेचर से कम ही होंगे, क्योंकि इसको केवल अपने रीजन में न्यूट्रलाइज करना है, पूरे में तो कर नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो कंपल्सरी वाइंडिंग के हैं इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल। ठीक है, conductors of compulsory winding will be less than the number of conductors in armature. क्लियर भाई? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो एक ही तो मेथड है जिसमें स्पीड ग्रेटर देन रेटेड मिलता है। कौन सा मेथड है वो? फील्ड वीकनिंग मेथड या फील्ड फ्लक्स मेथड। फील्ड वीकनिंग मेथड भी कह सकते हैं। इसमें करते क्या है? फ्लक्स को घटाते हैं, करंट को घटाते हैं, शंट जो शंट वाइंडिंग है उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के। अगर शंट वाइंडिंग के साथ में रेजिस्टेंस लगा दे तो करंट कम आएगी, फ्लक्स घट जाएगा। तो इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, आई शंट बराबर आ जाएगा वीटी अपॉन आर शंट प्लस आर एक्सटर्नल। इस वाले रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तभी तो ना करंट कम होगा और फ्लक्स कम होगा और स्पीड बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना है फील्ड सर्किट वाले। शानदार। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको डीसी सीरीज मशीन बताया था, और उसमें आपको क्वेश्चन था कि एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। तो उसका आंसर था कि इट विल रोटेट यूनिडायरेक्शनली, चलेगी भी और यूनिडायरेक्शनली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं। देखो, डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दे रहे हैं तो मोटर वाइब्रेट करेगी वायलेंटली, motor will run with less efficiency and more sparking, motor will not run and fuse will be blown। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, आंसर ऑब्वियसली बी है इसका। मोटर दौड़ेगी, चलेगी, यूनिडायरेक्शनली चलेगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन कम एफिशिएंसी और ज्यादा स्पार्किंग के साथ चलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ड्यू टू एसी सप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग गेट्स इंक्रीज्ड। इंडक्टेंस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि करंट चेंज होता है, तो वही तो इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा अपोजिशन होगा कम्यूटेशन के टाइम पर और ज्यादा स्पार्किंग होगी। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है डीसी मशीन का, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपको नहीं होना है बट, क्योंकि आपको ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक डीसी शंट मोटर है,
अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट रन कर रहा है 1000 आरपीएम पे विद रेटेड वोल्टेज। बेसिकली होता क्या है, देखिए मैं आपको मशीन बना के दिखा देता हूं एक बार क्या जा रहा है। सप्लाई वोल्टेज बना ली हमने, ये सब हो गया काम, ठीक है। प्लस माइनस वीटी, यहाँ पे आर शंट है, ये बैक ईएमएफ हो जाएगा हमारा, ये ब्रश हो गई, ठीक है। चलिए प्लस माइनस, ये सप्लाई, ये करंट है, और यहाँ पे आर्मेचर करंट जा रहा है। बेसिकली क्या है, जो बैक ईएमएफ है वो वीटी माइनस आई ए आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी शंट मोटर है, अनसैचुरेटेड मैग्नेटिक सर्किट है, मतलब फ्लक्स का सैचुरेशन नहीं हुआ है, 1000 आरपीएम पे चल रहा है रेटेड वोल्टेज से। अगर अप्लाइड वोल्टेज को हाफ कर दे, जो सप्लाई वोल्टेज उसको हाफ कर दे, हाफ ऑफ रेटेड, मतलब पहले 100 दे रहे थे अब 50 वोल्ट दे, तो मोटर कितनी स्पीड पर चलेगी। तो इन जनरल आपको पता है ये आई आर ए क्या है, बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल है ना, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट का डिफरेंस रहता है बस। तो बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू वीटी है लगभग लगभग। अगर वीटी को हाफ करेंगे तो डेफिनेटली सी बात है ईवी भी हाफ हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये बात तो क्लियर है साहब। अब शंट मोटर की बात चल रही है, तो जो शंट करंट है वो भी वीटी अपन आरएसएच होता है। तो शंट करंट भी क्या हो गया, मतलब प्रोपोर्शनल टू वीटी हो गया। तो वीटी अगर हाफ होगा तो बेसिकली मेरे दोस्त आई शंट भी हाफ हो जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा? जी हाँ, आधा फ्लक्स पैदा होगा। और स्पीड के बारे में पूछ रहा है तो हम सबको पता है स्पीड प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ और फ्लक्स दोनों होता है। अब ये भी हाफ हो रहा है और ये भी हाफ हो रहा है। सो बेसिकली आइडली अगर हम बोले तो स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि फ्लक्स और बैक ईएमएफ दोनों साथ में ही घट रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत स्लाइटली डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शंस दे रखे हैं, 1000 से स्लाइटली डिक्रीज मतलब 950 960 970, ये थोड़ी ना है कि 800 पे पहुंच जाएगी 700 पे पहुंच जाएगी, वो तो अलग ही स्पीड हो गई। तो 1000 आरपीएम रहेगा। इसीलिए जब अंग्रेजी भाषा में ये क्वेश्चन आता है तो उसमें रिमेन सेम भी रहता है और रिड्यूसेस स्लाइटली भी रहता है। तब मैंने कराया रिड्यूसेस स्लाइटली, लास्ट क्लास में ही कराया था। लेकिन यहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमें ऑप्शन 970 980 990 और 1000 दे दे, ऐसा कभी करेगा भी नहीं। उसको भी पता है कि क्या कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर है ना? तो ऑप्शन उसी हिसाब से डिजाइन होते हैं, टेंशन ना ले। चलिए ये क्लियर है ना? ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक डीसी मशीन के अंदर द रेशियो ऑफ कांस्टेंट लॉसेस टू आर्मेचर रेजिस्टेंसेस 2, देन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे आपको कंडीशन लिखनी है, वो तो बहुत सिंपल है, वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस होता है ना। वेरिएबल लॉस तो वेरिएबल लॉस है, वेरिएबल लॉस क्या है, आई ए स्क्वायर आर ए, और कांस्टेंट लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस ही लिख देते हैं। चलिए अब उसने रेशियो किसका दिया है हमें, कांस्टेंट लॉस डिवाइड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। आप भी बताइए कांस्टेंट लॉस में आर्मेचर रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आई ए स्क्वायर बचेगा यहाँ से। तो ये दोनों रेशियो किसका है, आई ए स्क्वायर का। आई ए स्क्वायर बराबर 2, तो आई ए बराबर √2, मतलब 1.414 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे क्या फालतू का घुमा दिया उसने, है ना। चलिए इसके बताइए, एक डीसी मोटर में ब्रश कहां पे रखें, एमएनए पे, एन मैग्नेटिक ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस होता है, नॉर्मल ज्योमेट्रिक एक्सेस, ये तो ऑप्शन ही गलत है। ऑब्वियसली बात है एमएनए पे। ब्रशेस को कहां रखा जाता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे, क्योंकि इस एक्सेस पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, जीरो ईएमएफ रहता है, कोई भी करंट भी नहीं फ्लो होगी, स्पार्किंग नहीं होगी, इसीलिए ब्रशेस को हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की एक्सेस आपने पढ़ी होंगी आई थिंक, जीएनए और एमएनए। जीएनए मतलब ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस, एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। जो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस रहता है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है डी एक्सेस के, मतलब जैसे कि
ये आपके पास पोल्स है भाई, है ना। इसमें ये जो एक्सेस है, मैं दो ही पोल बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, दो पोल से समझना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। चलिए दो पोल मैंने बना लिए। अब यहाँ पे ये जो है, देखो ये वाली जो एक्सेस है, ये किसकी एक्सेस है, ये डी एक्सेस है ना। पोलर एक्सेस भी कहते हैं इसे, या मेन पोल की एक्सेस। तो डी एक्सेस या मेन फील्ड एक्सेस के परपेंडिकुलर जो होती है वो जीएनए होती है। मतलब ये जीएनए है। डी एक्सेस को बच्चे जीएनए समझ लेते हैं, जीएनए इसके परपेंडिकुलर वाली है, परपेंडिकुलर टू डी एक्सेस। ठीक है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। चलिए, डी एक्सेस मतलब मेन फील्ड फ्लक्स एक्सेस। ओके, एमएनए क्या है। अब देखो, मेन फील्ड फ्लक्स एक्सेस आ गई, आर्मेचर भी बनेगा, यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स भी होगा। तो दोनों का जब रिजल्टेंट निकलता है मेन फ्लक्स का और आर्मेचर का, उसके जो रिजल्टेंट निकलता है उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सेस को एमएनए कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फ्लक्स। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो मैं आपको बता देता हूं। चलो, मान लो ये मेन फ्लक्स है आपके पास, आर्मेचर फ्लक्स मान लीजिए नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा मेरे भाई, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो तो यहां बनेगा। इसके जो परपेंडिकुलर एक्सेस होगी, मतलब ये वाली, ये जो परपेंडिकुलर है इसके, ये 90 डिग्री, इसको एमएनए बोलते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फ्लक्स। चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रशेस को कहां पर रखना है, एमएनए पर रखना है। यहाँ बीच में तो रहती है, लेकिन अगर स्पार्किंग वगैरह आ रही है तो शिफ्ट कर देते हैं ब्रश को, है ना, पढ़ा है ना वो कॉन्सेप्ट। तो एमएनए पर रहनी चाहिए ब्रश। चलिए, ओके, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ब्रशेस इन ए डीसी मशीन आर नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द, ब्रशेस को नॉर्मली हम कहाँ दिखाते हैं, कौन से में दिखाते हैं बताओ। ये रहा डायग्राम, देखो ये मेन पोल है, ये वाला, है ना, ये मेन पोल है, ये इंटरपोल है, ये और ये। और ब्रशेस कहाँ रखी रहती है नॉर्मली, यहीं तो रखी रहती है। अभी अभी मैंने पढ़ाया था, ये कौन सी एक्सेस है, क्यू एक्सेस, मतलब ये इंटरपोलर एक्सेस या जीएनए यही होता है। ये जीएनए भी है, क्यू एक्सेस भी है, इंटरपोलर भी है, इंटरपोलर एक्सेस भी है। तो ब्रशेस को नॉर्मली हम कहाँ दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकली इंटरपोलर एक्सेस पर, नॉर्मली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली इन द इंटरपोलर रीजन्स, इलेक्ट्रिकली, है ना। चलिए, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। Which of the following quantity maintains the same direction whether a DC machine runs as a generator or a motor? डीसी मशीन को आप जनरेटर की तरह चलाओ या मोटर की तरह चलाओ, किस चीज का डायरेक्शन सेम रहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए। देखो, करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है, जनरेटर है तो बाहर की तरफ करंट, मोटर है तो अंदर की तरफ, आर्मेचर करंट चेंज होगा। सप्लाई करंट, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जनरेटर है तो बाहर की तरफ, सॉरी हाँ, सप्लाई करंट जाती है ना लोड में, और मोटर है तो अंदर सप्लाई से आ रही है। ठीक है, मेंटेन्स द सेम डायरेक्शन। अब ये जो फील्ड करंट है, तो देखिए फील्ड करंट, अब आप सोचोगे सर शंट मशीन ले लो आप, तो शंट मशीन के अंदर क्या होता है, अगर हमने जनरेटर बनाया तो भी, जनरेटर बनाया तो करंट ऐसे जाएगी, और अगर हमने सर मोटर बनाया तो भी फील्ड करंट में ऐसे ही करंट जाएगी। तो सर इसका आंसर तो ये भी होना चाहिए, फील्ड करंट भी होना चाहिए। बच्चे मेरे से ये आर्ग्यूमेंट करते हैं बहुत सारे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि फील्ड करंट का मतलब सिर्फ शंट वाइंडिंग नहीं होता है, शंट वाइंडिंग ही नहीं, इसमें सीरीज भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सीरीज में आप देख लो, आप लगा लो, चलो हिसाब किताब आप लगा रहे हो तो। मोटर में इसकी फील्ड वाइंडिंग की करंट क्या है, अंदर, लेकिन जनरेटर में क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। फील्ड वाइंडिंग से जाने वाली करंट तो चेंज तो हो रही है ना। हम केवल शंट मोटर के हिसाब से थोड़ी ना आंसर दे सकते हैं, तो इसीलिए फील्ड करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है मोटर और जनरेटर में, लेकिन ईएमएफ हमेशा सेम रहता है। चलिए समझ में आ गया ना। आ जाइए इस क्वेश्चन पे। अंडर कम्यूटेशन रिजल्ट्स इन, अभी तक हमने आर्मेचर रिएक्शन वगैरह, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग सबके क्वेश्चन कर लिए, लेकिन कम्यूटेशन जो प्रोसेस होती है, रिवर्सल ऑफ करंट को कम्यूटेशन कहते हैं, पढ़ा होगा। इसमें अंडर कम्यूटेशन की कंडीशन आ रही है, तो इससे क्या होगा, देखिए मैं समझाता हूं। देखिए,
ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, यहां पे प्लस करंट था। अब इस प्रोसेस के दौरान ये करंट का रिवर्सल हुआ और यहाँ पे ये माइनस करंट हो गया, माइनस आईसी, यहाँ पे प्लस आईसी था। तो इतना टाइम कम्यूटेशन को लग रहा है। मतलब कम्यूटेशन होने में, अगर आइडियल कम्यूटेशन है, ये वाला जो ग्राफ है ब्लैक वाला, आइडियल कम्यूटेशन है, लीनियर कम्यूटेशन, तो इतना टाइम लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन दिया है अंडर कम्यूटेशन का। अंडर कम्यूटेशन का मतलब होता है टाइम, करंट को रिवर्स होने में ज्यादा टाइम लगे। क्या लगे? ज्यादा टाइम। तो देखो रिवर्सल टाइम ये रहा, ये ज्यादा है, यहां तक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा? स्पार्किंग होना स्टार्ट होगी। क्या होगी? स्पार्किंग होना स्टार्ट होगी। मान लीजिए आप एक बस में, मतलब बस को पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए लेट हो गए, बस जस्ट आके निकल रही है, लेट हो गए, तभी तो पीछे रह गए आप, है कि नहीं? बस आगे आगे है, आप पीछे पीछे हो, तो बस के पीछे दौड़ोगे ना, अगर आप लेट हो गए हो तो करंट के साथ भी ऐसा ही हो गया है। अंडर कम्यूटेशन मतलब उसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो जो करंट है वो किस जगह स्पार्क पैदा करेगी? आप बस के कौन सी जगह पर हो, पीछे हो या आगे हो? बस के आगे होते तो उसे पकड़ ही लेते, आप पीछे की तरफ हो बस के, तभी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो एक हो गया लीडिंग एज मतलब आगे, एक हो गया ट्रेलिंग एज मतलब पीछे। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, मतलब ब्रश आगे आगे निकल गई है, करंट उसमें से जाना चाह रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसके पीछे है, ट्रेलिंग एज पर है। समझे? तो वहां पर स्पार्किंग होगा। आई होप ये आंसर समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, कौन सा जनरेटर को आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम लोग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के कोई भी एप्लीकेशन नहीं होते, लेकिन जनरेटर का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, ये आर्क वेल्डिंग का। अब ये बताइए, देखिए ये ब्रेकिंग का भी क्वेश्चन आ गया, मतलब प्लगिंग जो मेथड है, प्लगिंग के टाइम पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आल्सो इंट्रोड्यूस इनटू अ सर्किट टू लिमिट द फॉलोइंग। प्लगिंग क्या होता है? आर्मेचर टर्मिनल्स को रिवर्स कर देना। आर्मेचर के टर्मिनल्स देखो ये है ना, ये रिवर्स हो गए। वैसे जो इसमें सप्लाई है वो ऊपर से आती थी, ऐसे आती थी, लेकिन अभी क्या है, सप्लाई ऐसे नीचे जा रही है और यहाँ पे नीचे से ऐसे एंटर कर, मतलब आर्मेचर के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो प्लगिंग के केस में क्या होता है, जो VT है और ये EB है, ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये जो करंट है ना, ये कैसे निकल के आती है? निकल के आती है VT प्लस EB अपॉन RA। अब वैसे ये दोनों सब्ट्रैक्ट होते थे, VT माइनस EB होता था, नॉर्मल करंट क्या होती थी? VT माइनस EB अपॉन RA। तो ये करंट ठीक ठाक वैल्यू आती थी, लेकिन अब दोनों प्लस हो रहे हैं और फिर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं, तो करंट बहुत ही हाई आ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है सीरीज में, जिससे हम इस करंट को लिमिट कर सके। तो टू लिमिट द फॉलोइंग करंट, करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ये रहा, ठीक है। ये बताइए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग DC मोटर इज द टिपिकल फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मेंशन्ड। मतलब ये अलग अलग मोटर है, उनका एप्लीकेशन लिखा है, कौन सा सही है? शंट मोटर का इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, गलत। सीरीज मोटर का मशीन टूल्स, मशीन के टूल्स में कांस्टेंट स्पीड से चलती है, जैसे आप ड्रिल मशीन चलाते हो, तो ऐसा है क्या कि भाई जितना लोड हो उसके हिसाब से चले, है ना। अगर हमें कद्दू काटना है तो धीरे चले, लेकिन अगर हमें लोहा काटना है तो तेज चले, है ना। वो आरी, सॉरी ड्रिल नहीं, आरी जो होती है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, तो सीरीज मोटर नहीं यूज होती। सीरीज मोटर बेल्ट ड्राइव में, नहीं बेल नहीं होगा, बेल्ट होगा। बेल्ट वाली ड्राइव मतलब वो जो जैसे गेहूं पिसवाने आप जाते हो, है ना, आटे के लिए, तो जो बेल्ट लगा होता है कन्वेयर बेल्ट, उस वो तो भी तो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, उसमें भी सीरीज मोटर नहीं लगेगा, ठीक है। कंपाउंड मोटर फ्लाईव्हील ड्राइव, ये करेक्ट आंसर है। देखिए फ्लाईव्हील क्या होता है? फ्लाईव्हील का मतलब होता है जो कि एक एनर्जी स्टोर कर ले, इनर्शिया को स्टोर कर ले। तो कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है, एकदम सडन लोड पड़ता है, ठीक है, लोड आया तो वो मोटर ने घुमाया उस लोड को,
तो फ्लाईव्हील भी साथ में घूमा और उसने एनर्जी को स्टोर कर लिया। फिर जब दोबारा लोड पड़ेगा तो फ्लाईव्हील भी अपनी एनर्जी को डिलीवर करेगा, मतलब वो कंपाउंड मोटर की हेल्प करता है। तो ये सही है आंसर। अब देखिए, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आजकल के रीसेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे, टॉर्क पूछा है, लेकिन किस में पूछा है? किलोग्राम मीटर में पूछा है। अब ये क्या तरीका है भाई? टॉर्क की यूनिट तो तुमने क्या पढ़ी है? न्यूटन मीटर पढ़ी है, लेकिन ये किलोग्राम मीटर में क्वेश्चन पूछ रहा है। बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, आपको 6 पोल दे रखे हैं, वेव बाउंड है, 492 कंडक्टर है, फ्लक्स दे रखा है 30 मिली वेबर, और टोटल आर्मेचर करंट भी दे रखा है आपको, राइट, 40 एम्पियर। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? टॉर्क का एक फॉर्मूला भी होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी जेड अपॉन 2 पाई ए, पी जेड अपॉन 2 पाई ए और 5 आई ए। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं पता था तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो टॉर्क बराबर पोल्स है 6, जेड है 492 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ए कितना है 2, और फ्लक्स है 30 इंटू 10 की पावर -3, और आई ए कितना है 40। यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो न्यूटन मीटर में निकल के आएगा, ठीक है। आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 2 2 4, ये कट गया 10 बार में 40, 1/पाई होता है 0.318 इंटू 6 इंटू 492 इंटू 30 इंटू दिस 1010 और 10 की पावर -3, तो 6 3 18, 1.8 इंटू 492 न्यूटन मीटर, ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, वो तो सिंपल है, लेकिन किलोग्राम मीटर में कैसे लेके आए? तो देखो क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर, आई थिंक आपने शायद पढ़ा हो, 9.81 न्यूटन होता है मेरे दोस्त। समझ गए? बस यही खेल था। तो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा? 1/9.81 किलोग्राम, लगभग 0.101 आता है ये किलोग्राम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। आपको किलोग्राम में बस कन्वर्ट करना है न्यूटन को, तो डिवाइड बाय, क्या आप क्या कर दोगे? 0.101 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.318 इंटू 1.8 इंटू 492 इंटू 0.101 किलोग्राम मीटर हो गया ये क्वेश्चन। इतना सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आपके पास लगभग लगभग आ जाएगा। कितना? देखो 0.101 मतलब और 1 घटा दिया, 1.8492, लगभग लगभग 500 मान लो, उसका दुगना और छोटा है ये 1000 और 0.318। तो इसका आंसर 28.162 है ना। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ अवर डीसी मशीन्स क्लास। हमने डीसी मशीन के 2 वीडियोस करे, और उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को मैंने टच करने की कोशिश की, और उसका जितना भी बेसिक क्वेश्चन बनता है वो सब मैंने आपको इस सीरीज में कराने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको सिंक्रोनस मशीन होगा। सिंक्रोनस मशीन मैं आपके लिए दूंगा। और अगर आपको थ्योरी को ढंग से सच में रिवाइज करना है तो दोस्तों आप ये इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स को परचेज कर सकते हैं मेरे इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पर जाकर। इसकी प्राइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे मिनिमम प्राइस है इसका भाई, ठीक है, 400 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स सारे के सारे मिलेंगे, जिनको आपको पढ़ के, मतलब सच में आपको क्वेश्चंस जो है ना पेपर के अंदर, वो डायरेक्टली वहीं से उठ के आ जा रहे हैं। मैं आपको ये प्रूव भी करके बता भी चुका हूं। मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिसमें मैंने दिखाया है कि जो मैंने पढ़ाया था वही SSC 2023 में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे, डायरेक्टली लाइन टू लाइन पूछा था। तो अगर आपको सच में शॉर्ट टाइम के अंदर थ्योरी को रिवाइज करना है तो इस कोर्स से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ओके। और अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऋषभ अग्रवाल डब्ल्यू। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और वायरल कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।